नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वर्णमाला। और इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वर्णमाला का जो भाग 1 है उसके बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने स्वरों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट जो प्रमुख चीज़ें हैं उनके बारे में जाना था। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला के भाग 2 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे अयोगवाह जो वर्ण होते हैं, उसके बाद व्यंजन होते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण है, शब्दकोश है और अन्य जो उनसे संबंधित जो अन्य प्रमुख तथ्य हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला में हमने स्वरों के बारे में पढ़ लिया है, उसके बाद है अयोगवाह वर्ण। अब अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। अयोगवाह वर्ण होते हैं अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अब अनुस्वार और विसर्ग में अयोगवाह जो ये वर्ण होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, इनको क्यों अयोगवाह कहते हैं, थोड़ा उसको समझ लेते हैं कि ये जो ध्वनियाँ होती हैं अनुस्वार और विसर्ग, ये क्या होते हैं, ना स्वर होती है ना व्यंजन होती है। यानी उच्चारण की दृष्टि से ना ये तो पूर्ण स्वर होती हैं और ना ही पूर्ण व्यंजन होती हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें क्या कहा, अयोगवाह कहा है। यानी जो अयोगवाह नाम हम पढ़ रहे हैं तो ये किसने दिया है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इन्हें क्या कहा, अयोगवाह कहा है। अयोगवाह का मतलब होता है बिना किसी योग किए ही, बिना किसी योग के ही क्या करते हैं, अर्थ वहन करते हैं। वो वर्ण या वो ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो वो अयोगवाह ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, अनुस्वार और विसर्ग हैं। अब वर्तमान में इनके स्थान की बात करें तो वर्तमान में जो इनका स्थान है वह रखा जाता है स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले। यानी जो अंग जो वर्ण होते हैं ये क्या होते हैं, ओ आ ई उ ए ओ आओ। यानी ओ आओ के क्या आते हैं, बाद आते हैं, और जो व्यंजन है क ख ग घ, तो ये उनसे पहले आते हैं। तो यानी ये क्या है, स्वरों के बाद इनका उच्चारण होता है और व्यंजनों से पहले। तो यानी स्वर और व्यंजन के ये बीच के वर्ण हैं। तो हिंदी वर्ण वाला में इनका स्थान क्या हो गया, स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले। ठीक है। अब अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है, शीर्ष बिंदु वाला वर्ण होता है। यानी जिस वर्ण के ऊपर क्या होता है, बिंदी लगी होती है, उसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। और विसर्ग कहते हैं पार्श्व बिंदु वाला वर्ण, यानी जिसमें सामने की तरफ 2 बिंदियां लगी होती हैं। तो परंपरा के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, परंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं होती हैं। अब देखो, उच्चारण के आधार पर तो इनको स्वर नहीं माना जाता। स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर कुल 11 होते हैं। लेकिन अगर लेखन के आधार पर बात करें तो इनको क्या किया जाता है, स्वरों में शामिल किया जाता है। लेकिन ये क्या होती हैं, स्वर ध्वनियाँ नहीं होती हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग को क्या परंपरा के अनुसार क्या रखा जाता है, इनको स्वरों के साथ रखा जाता है। अब उच्चारण में व्यंजनों की तरह क्या होता है, इनमें औ की सहायता से बोले जाते हैं। यानी जो उच्चारण होता है वो व्यंजनों की तरह होता है, लेकिन इनमें एक अंतर होता है। औ की सहायता से तो बोले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो व्यंजन होते हैं उसमें क्या होता है, जो औ होता है क प्लस औ, तो ये क्या होते हैं, बाद में आता है। औ क्या होता है, बाद में आता है। लेकिन इनमें क्या होता है, औ क्या आता है, पहले आता है। तो औ और ये अर्धचंद्राकार फिर क्या होता है, ये अंग बन जाता है। ऐसे ये विसर्ग और औ ये क्या हो जाता है, आ बन जाता है। ठीक है। तो क्या है इसमें, मतलब औ पहले आ रहा है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उसमें क्या आता है, बाद में आता है। और लेकिन क्या है, स्वरों की तरह ये क्या है, इसमें सहायता, मतलब स्वरों की सहायता से बोला जा रहा है। तो ना तो ये व्यंजन है और ना ही क्या है, स्वर है। इनका जो जातीय योग है, ना तो स्वर है और ना व्यंजन है।
तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, अयोग कहा गया है, जिनका योग नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, फिर भी एक अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, अयोग वह नाम दिया गया। और किसने दिया था, ये किशोरीदास वाजपेयी जी ने ये नाम दिया था। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद व्यंजन यानी व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों की अगर हम बात करें तो व्यंजन वर्ण होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब जिनमें क्या होता है, प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है, स्वर जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम क देखते हैं तो क किससे मिलकर बना होता है, क प्लस अ से मिलकर बना होता है क। तो इसी प्रकार प्रत्येक उसमें क्या होता है, व्यंजन में अ स्वर जुड़ा हुआ होता है। यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद व्यंजनों स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण होता है, और इनके उच्चारण में क्या होता है, हवा मुखद्वार से अबाध गति से नहीं निकलती है। यानी हम जब बोलते हैं तो जो हवा है वो कंटिन्यू नहीं आती है, मतलब लगातार नहीं निकलती है, तो उसमें क्या होता है, ब्रेक होता है, बीच में रुकती है, अबाध गति से नहीं निकलती है। ठीक है। तो दूसरा इनका मुख्य जो गुण है कि हवा क्या होगा, मुखद्वार से अबाध गति से नहीं निकलती, यानी लगातार नहीं निकलेगी। व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह, और इनका जो एक मुख्य क्या होता है, गुण होता है कि जो शुद्ध रूप से व्यंजन होते हैं उनमें क्या होता है, हलंत का चिन्ह प्रयोग होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण के अंत में अ स्वर होता है, और अ के बिना इनका उच्चारण क्या है, संभव नहीं है। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में क्या होगा, अ स्वर शामिल होगा। जैसे क प्लस अ क्या हो जाएगा, क, पा प्लस अ प, झा प्लस अ झ। ठीक है। तो क्या है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में क्या है, अ शामिल होता है, अ के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं परंपरागत रूप से। लेकिन जब जो दुगुण व्यंजन होते हैं, ड ढ जिसमें नीचे बिंदी लगी होती है, उनको दुगुण व्यंजन कहा जाता है। तो ये दो व्यंजन जब इसमें क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है 35। 33 ये जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और उसके अलावा ये दुगुण व्यंजन ड ढ जिसमें नीचे बिंदी लगी होती है, तो ये जुड़ जाते हैं, तो ये कुल व्यंजन हो जाते हैं 35। इसके बाद है व्यंजनों का वर्गीकरण। अब व्यंजनों का वर्गीकरण हम इनको अलग अलग आधार पर करते हैं। पहला है पर्यटन या उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी इनको बोलने के आधार पर ये किस प्रकार बोले जा रहे हैं। दूसरा इनकी पर्यटन विधि के आधार पर, और तीसरा प्राणत्व के आधार पर, और चौथा है घोषत्व के आधार पर, यानी स्वर तंत्रों में कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये उसके आधार पर। और प्राणत्व का मतलब होता है कि हवा के आधार पर, कि बोलते समय, उच्चारण के समय कि हवा कम निकल रही है या ज़्यादा निकल रही है। तो इनको देख लेते हैं, पर्यटन स्थान या उच्चारण स्थान के आधार पर ये जो वर्गीकरण है। फिर इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है पर्यटन स्थान या उच्चारण स्थान के आधार पर, कि किन किन व्यंजनों का मुख के किस किस भागों से या किन किन भागों से इनका उच्चारण होता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर, तो इसमें पहला वर्गीकरण है हमारा कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन, दूसरा है तालव्य व्यंजन, उसके बाद है मूर्धन्य व्यंजन, और फिर उसके बाद है दंत्य व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन और वत्स्य व्यंजन। तो ये उच्चारण के आधार पर इनको निम्न भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कंठ व्यंजन के बारे में। कंठ व्यंजन या कंठ व्यंजन, तो जीभ के पिछले भाग से कोमल तालु से जब उच्चारण के समय स्पर्श करती है तो वो क्या कहलाते हैं, कंठ व्यंजन या कंठ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, इसमें आपका पूरा क वर्ग आ जाता है, यानी क ख ग घ ग। तो यह क्या हो जाता है, पूरा हमारा क वर्ग इसमें आ जाता है। दूसरा है तालव्य व्यंजन।
तालव्य व्यंजन में क्या होता है, जीभ का जो अग्रभाग है वो कठोर तालु को स्पर्श करता है उच्चारण के आधार पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उच्चारण के आधार पर कि जो जीभ का अग्रभाग है वो कठोर तालु को स्पर्श करता है तो वो क्या हो जाते हैं, तालव्य व्यंजन हो जाते हैं। और इस तालव्य व्यंजन में जो प्रमुख जो वर्ग आता है वो कौन सा है, ये है आपका च वर्ग, यानी च छ ज झ या च वर्ग के साथ इसमें श और या भी आता है। तो च वर्ग और स और या क्या है, इसमें तालव्य व्यंजन में आते हैं। यानी तालव्य व्यंजन में यानी तालु से उच्चारण स्थान क्या है, च वर्ग है पूरा, और स और या क्या है, इसमें इनका जो उच्चारण स्थान क्या होता है वो तालु होता है। इसके बाद है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन में क्या होता है कि कठोर तालु के मध्य भाग यानी मूर्धा को क्या करती है, जीभ मुड़कर स्पर्श करती है, तो उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। और इस प्रकार के व्यंजन क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। और मूर्धन्य व्यंजन में आता है आपका एक तो ट वर्ग हो गया, ट ठ ड ढ ढ अणा, तो इसमें क्या हो गया, एक तो आपका ट वर्ग हो गया और दूसरा स ड और ढ यानी दुगुण व्यंजन भी हो गए। तो क्या हो गया, ट वर्ग, दुगुण व्यंजन और शा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मूर्धा या मूर्धन्य शा हो गया। और ये कौन सा सा हो गया, ये हो गया तालव्य शा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो वर्गीकरण है ये है दंत्य व्यंजन। इसमें क्या होता है, जब जीभ ऊपरी दांतों को स्पर्श करे, यानी जीभ का जो नोक होती है वह क्या करते हैं, उच्चारण करते समय ऊपरी दांतों को क्या करें, स्पर्श करें, तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें आता है आपका एक तो त वर्ग आता है, त थ द ध न, और दूसरा शा, तो ये क्या हो जाता है, दंत्य शा हो जाता है। इसमें ये दो आते हैं, त वर्ग और आपका शा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ओष्ठ व्यंजन। अब ओष्ठ व्यंजन में क्या होता है कि इनके उच्चारण में दोनों ओंठों द्वारा अवरोध होता है, यानी इनको बोलते समय क्या होता है, ओंठों द्वारा अवरोध किया जाता है। तो इसमें आते हैं एक तो हमारा प वर्ग आता है, प फ ब भ म, इसमें क्या आता है, हमारा प वर्ग आता है। ये क्या कहलाते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद है दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ व्यंजन जिसमें दंत और ओष्ठ का प्रयोग हो उच्चारण करते समय, तो ये क्या कहलाता है, दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें आता है व का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंतोष्ठ। इसके बाद है वर्त्स्य। वर्त्स्य व्यंजन, इसमें क्या होता है कि जीभ ऊपरी मसोड़ों को स्पर्श करे, यानी जीभ क्या है, मुड़कर ऊपरी मसोड़ों को या वर्त्स्य को क्या करते हैं, स्पर्श करती है। तो इसमें आते हैं हमारे र और ल, क्या आते हैं, दो व्यंजन आते हैं, र और ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, वर्त्स्य हो जाएगा, जिसमें जीभ क्या है, मुड़कर ऊपरी मसूड़ों को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो ये थे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब इसके बाद दूसरा जो विभाजन है ये है प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको 8 भागों में इनको बांटते हैं। मुख्यतः इनको 8 भागों में बांटा जाता है। इनको क्या किया जाता है, 9 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहला जो विभाजन है प्रयत्न विधि के आधार पर, उसका नाम है स्पर्शी व्यंजन। क्या है, स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन में क्या होता है कि उच्चारण में कोई ना कोई भाग क्या है, मुख के किसी भाग को स्पर्श करता है। उच्चारण में क्या होता है, कोई ना कोई भाग मुख के किसी भाग को स्पर्श करता है, उसको क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, यानी जो का से माँ तक, यानी जितने भी वर्ग होते हैं क च ट त प, तो ये क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। उच्चारण में जब क्या है कि वायु के साथ क्या हो, कुछ घर्षण के साथ निकलती है, यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु कुछ घर्षण के साथ निकले तो वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं।
और इसमें आता है हमारा च वर्ग। कौन सा आता है? च वर्ग आता है। यानी उच्चारण में मुख के किसी भाग को स्पर्श करे और साथ ही क्या करे, वायु के साथ कुछ घर्षण भी हो। जब बोलते समय वायु क्या है, कुछ घर्षण के साथ निकले तो वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा वर्ग आता है हमारा? च वर्ग आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं? च वर्ग क्या होता है? पूरा स्पर्श संघर्षी वर्ग होता है। तीसरा वर्गीकरण है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन में क्या होता है कि वायु नाक से निकलती है, यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु मुंह के साथ क्या होता है? नाक से भी निकलती है। तो नासिक्य व्यंजन में कौन आते हैं? इसमें आते हैं अंतिम वर्ण, यानी वर्गीय जो व्यंजन है क च ट त प, तो इसमें जो इनके अंतिम वर्ण होते हैं गौ, या, अण, न और मा क्या होते हैं? जो अंतिम वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। इसमें वायु क्या होता है? मुंह के साथ नाक से भी निकलती है उच्चारण करते समय। इसके बाद है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? जीभ सबसे पहले ऊपर जाकर क्या करती है? मूर्धा को स्पर्श करती है। यानी जीभ जब इनका उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले क्या होती है? मूर्धा को स्पर्श करती है, फिर झटके के साथ जीभ क्या आती है? नीचे आती है। यानी जब हम उच्छिप्त व्यंजनों का प्रयोग करते हैं या उनका उच्चारण करते हैं तो जीभ क्या है? सबसे पहले ऊपर जाकर किसको करे? मूर्धा को स्पर्श करे और उसके बाद झटके के साथ नीचे आए, जैसे डो ढो। जो द्विगुण व्यंजन होते हैं तो ये क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन भी इनको कहा जाता है। और ये क्या है? मूल संस्कृत में ये नहीं थे, ये व्यंजन बाद में आए हैं। इसके बाद है लुंठित व्यंजन। अब लुंठित व्यंजन क्या होते हैं? लुंठित व्यंजन जिसमें उच्चारण करते समय क्या हो? जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। यानी जब जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे तो वो क्या कहलाते हैं? लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। और लुंठित व्यंजन में आते हैं रौ। यानी जीभ तालु से क्या, जब उच्चारण करते समय तालु से बोलते समय क्या हो? लुढ़क कर स्पर्श करे। इसके बाद है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में क्या होता है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ तालु को स्पर्श करते हुए, परंतु जो उसके पार्श्व से क्या हो? हवा क्या है? पार्श्व या बगल से हवा निकले। यानी जब जीभ तालु को टच करे या जीभ तालु को स्पर्श करे तो साथ में क्या हो? हवा पार्श्व या बगल से हवा भी निकले। तो ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला पार्श्विक व्यंजन होता है। लुंठित व्यंजन होता है रा और पार्श्विक व्यंजन होता है लौ। अब इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? इनका उच्चारण करते समय क्या हो? मुख बहुत संकुचित हो और वायु का क्या हो? स्वरों की भांति उच्चारण हो। यानी जैसे स्वरों का उच्चारण होता है उस प्रकार का इनका उच्चारण हो और मुख बहुत क्या हो? संकुचित हो जाए, जैसे य, र, ल और वा। तो ये क्या होते हैं? इनको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। ये एक प्रकार से स्वरों की भांति भी इनका उच्चारण होता है। इसके बाद है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? जिनमें उच्चारण करते समय क्या हो? गर्माहट सी प्रतीत हो। यानी जब उनका उच्चारण किया जाए तो क्या हो? बोलते समय गर्माहट प्रतीत हो, क्या कहलाते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये शौ, श, शौ और ये क्या कहलाते हैं? और हौ। तो ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। यानी तीनों सा आ जाते हैं और हा इसमें आ जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद है स्वर यंत्रीय मुखी या काकल्य व्यंजन। स्वर यंत्रीय मुखी या काकल्य व्यंजन। इस व्यंजन में स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन में क्या होता है कि जब उच्चारण करते हैं तो श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष करती है। यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो श्वास क्या होती है? स्वर यंत्र मुख पर क्या करती है? तीव्र संघर्ष करती है। और ऐसा कौन सा व्यंजन होता है? तो ये हो जाता है हा। कौन सा व्यंजन है? हा को क्या कहते हैं? काकल्य या स्वर यंत्र मुखी व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरा जो विभाजन है व्यंजनों का वह होता है प्राणत्व के आधार पर।
प्राणत्व में दो प्रकार के वर्गीकरण होते हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है कि उच्चारण करते समय मुख से हवा कम निकले, और महाप्राण का मतलब होता है उच्चारण करते समय हवा मुख से अधिक निकले। तो ये आपको दोनों याद रखना है। अल्प का मतलब कम और महा का मतलब अधिक, और प्राण का मतलब हवा के निकलने से होता है। अल्प प्राण की बात करें तो इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो इसमें आते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा और जो पांचवें वर्ण होते हैं वर्गीय व्यंजनों में, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। यानी पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और इसके अलावा य, र, ल, व क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण की बात करें तो दूसरा व चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण यानी जो सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, महाप्राण होती हैं, और जो विषम संख्याएं होती हैं वो अल्प प्राण होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या आते हैं, श, स, श और ह, तो यानी जो क्या है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये महाप्राण कहलाते हैं। ये महाप्राण में आते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा क्या होती है, मुख से ज़्यादा निकलती हैं। और जो अंत्यस्थ व्यंजन है या, रा, ला, व, इनमें क्या होता है, उच्चारण करते समय हवा कम निकलती है, तो ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब इसके बाद व्यंजनों का अंतिम वर्गीकरण है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। अघोष का मतलब होता है कि उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में कंपन ना हो, यानी जब उच्चारण करें तो स्वर यंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता। लेकिन जब स्वर यंत्रियों में कंपन होता है तो तब क्या होता है, तो उसको सघोष कहा जाता है। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं, जब उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में कंपन हो। तो अघोष व्यंजनों की बात करें तो वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, अघोष होता है। पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, अघोष होगा। और सघोष की बात करें तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी जो अंतिम तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अघोष की बात करें तो तीनों जो सा होते हैं वो क्या किस में आते हैं, ये अघोष में आते हैं। लेकिन या, रा, ला, व और हा क्या होता है, ये सघोष व्यंजनों में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, या, रा, ला, व यानी अंतःस्थ व्यंजन और हा तो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। लेकिन जो तीनों सा होते हैं, श, 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 तो ये क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। अब इसके बाद व्यंजनों के वर्गीकरण के बाद उच्चारण की दृष्टि से ध्वनियों की बात करें तो उच्चारण की दृष्टि से ध्वनियाँ होती हैं तीन प्रकार की, संयुक्त ध्वनि, दूसरा संपृक्त ध्वनि और तीसरी होती है युग्मक ध्वनि। संयुक्त ध्वनि दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियों का परस्पर संयुक्त होना। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियों का परस्पर संयुक्त होना क्या कहलाता है, संयुक्त ध्वनि कहलाता है। जैसे प्राण, इसमें क्या है, पा और रा क्या हो रही हैं, संयुक्त हो रही हैं, प्राण। दूसरा घ्राण, तीसरा कलांत, न और ता क्या हो रही है, इसमें संयुक्त हो रही हैं। तो ऐसी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। दूसरा है संपृक्त ध्वनि, जब एक ध्वनि दो ध्वनियों से जुड़ी हुई होती है उसको क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, कंबल, तो इसमें जो माँ है तो वो क्या है, उसका उच्चारण क्या है, सा के साथ भी हो रहा है और बा के साथ भी हो रहा है, संबल। तो ये क्या होती है, दोनों से जुड़ी हुई है, सा के साथ भी जुड़ी हुई है और बा के साथ भी जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार की ध्वनियों को क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसके बाद तीसरी जो ध्वनि है वह है हमारी युग्मक ध्वनि, यानी जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए। तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनि कहते हैं। यानी द्वित्व का मतलब है एक ही वर्ण का क्या है, दो बार क्या हो जाए,
उसकी पुनरुक्ति या उसको रिपीट कर दिया जाए तो क्या कहते हैं उसको, युग्मक ध्वनि, यानी दोबारा से वही वर्ड आ जाए, वही वर्ण आ जाए, तो इसमें क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनि कहलाता है। जैसे अक्षुण यानी दो अण आ रही हैं तो क्या हो जाएगा, युग्मक ध्वनि। प्रफुल्ल दो ला आ रहे हैं, और प्रसन्नता दो ना आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, युग्मक ध्वनि हो जाएगा। ऐसी ध्वनियाँ जिसमें क्या हो जाए, द्वित्व हो जाए, यानी एक ही ध्वनि क्या हो जाए, दो बार आ जाए। इसके बाद द्वित्व ध्वनि की बात करें तो एक ही व्यंजन वर्ण को दो बार प्रयोग, यानी एक ही व्यंजन क्या हो, दो बार आ जाए। जैसे पक्का, चक्का, सच्चा, बच्चा, मुन्नी, रस्सी, तो यानी एक ही वर्ण क्या हो, दो बार आए। जैसे इसमें डबल का आ रहा है, इसमें सच्चा में दो चा आ रहे हैं, रस्सी में दो सा आ रहे हैं, तो ये क्या है, इस प्रकार के वर्ण क्या कहलाते हैं, द्वित्व कहलाते हैं। और इसी प्रकार के वर्ण क्या है, युग्मक भी कहलाते हैं, युग्मक ध्वनियाँ भी कहलाती हैं। इसके बाद है आगत या गृहीत ध्वनियाँ। आगत या गृहीत ध्वनियों का मतलब होते हैं, आगत मतलब आए हुए, तो यानी बाहर से आए हुए या लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं, आगत या गृहीत ध्वनियाँ कहलाती हैं। और ये क्या है, हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या है, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के क्या है शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं, और ये क्या है, विदेशी भाषाएं हैं। तो यानी हिंदी में वो जो शब्द बाहर से आए हैं उनको क्या कहते हैं, आगत या गृहीत ध्वनियाँ कहा जाता है। आगत या गृहीत ध्वनियों को हम अलग अलग भागों में इनका वर्गीकरण करते हैं। पहला है, आगत या गृहीत ध्वनियों का वर्गीकरण करें तो ये जो उर्दू या फारसी, अरबी फारसी से आए हुए शब्द हैं, जिसमें क्या होता है, कौ, खौ, गौ, ज़, फो, तो क्या होते हैं ये आगत या गृहीत ध्वनियाँ, जिसमें इनके जो बाईं तरफ क्या होती है, बिंदी लगी होती है। तो ये क्या होते हैं, कौ क्या होता है, स्पर्शी, और इसका जो उच्चारण स्थान है कंठ या जीवमूल है। और ये क्या होते हैं, अघोष और अल्पप्राण होते हैं। तो इसी प्रकार खो है, इसी प्रकार गौ है, इसी के बाद ज है, इसी प्रकार फो है। तो इसमें क्या होता है, जो क्या होते हैं, इनके जो बाईं ओर क्या होते हैं, एक बिंदी लगी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आगत या गृहीत ध्वनियों का वर्गीकरण है। अंग्रेजी भाषा में जो आगत ध्वनियाँ हैं वो अर्धचंद्राकार रूप में हैं। जैसे आ और ओ के बीच की ध्वनि क्या होती है, ये ओ कहलाती है। आ और ओ के बीच की ध्वनि, जैसे बॉल, हॉट, कॉफ़ी, डॉक्टर, तो ये कहाँ से ली गई हैं, तो ये हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं और हिंदी में इनका प्रयोग किया जा रहा है। अब इसके बाद है शब्दकोश में प्रयुक्त वर्णाक्रम संबंधित नियम, यानी वर्णों का जो क्रम आएगा उससे संबंधित नियम बनाए गए हैं शब्दकोश में। तो सबसे पहले क्या है, शब्दकोश में क्या आते हैं, स्वर आते हैं, और उसके बाद क्या आएंगे, व्यंजन आएंगे। यानी सबसे पहला स्थान किसका होगा, स्वरों का होगा, उसके बाद व्यंजन का होगा। और शब्दकोश में हमें अनुस्वार और विसर्ग का कोई स्वतंत्र प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। तो अनुस्वार और विसर्ग का हमें कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि अ, आ, ई, उ से पहले इनको स्थान दिया गया है। तो यानी कंग का क्या होती है, जैसे ये हैं, तो ये इनका जो स्थान है वो औरों से पहले है। उसके बाद क्या होता है, कौ, का, की, कु, के, कै, को, काउ। तो यानी शब्दकोश में इनका अनुस्वार और विसर्ग का क्या है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं है, लेकिन इनका स्थान क्या है, पहले दिया गया है। पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर, यानी पूर्ण वर्णों के बाद क्या होता है, संयुक्त अक्षरों का क्रम आता है। जैसे कंग का, कौ का, की, फिर उसके बाद को, काउ, फिर क्या, क्र, अक्ष। तो यानी जो पूर्ण वर्ण के बाद ही संयुक्त अक्षर आएंगे, या ऐसा नहीं है कि अक्षर को पहले लेके आ जाएं। तो इसमें क्या है, यानी पूर्ण वर्ण के बाद क्या है, संयुक्त अक्षर उसके बाद आएंगे। संयुक्त अक्षरों अक्षर, तर्रा, ज्ञा और स्रा का कोई पृथक संग्रह नहीं देखने को मिलता है। इसमें हमें क्या है, जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनका कोई पृथक संग्रह हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर इनको हमें शब्दकोश में ढूंढना है
तो संयुक्त अक्षरों के पहले वर्ण वाले खाने में देखना पड़ेगा, यानी ये जिससे मिलकर बने होते हैं उसके पहले वर्ण के वर्ग में हमें जाना पड़ता है। जैसे अगर हमें अक्षर की बात करें तो ये क और सौ से मिलकर बना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क और सौ से मिलकर बना है। तो अगर हमें अक्षर का ढूंढना पड़ेगा तो ये हम क वाले वर्ग में जाएंगे। त्रा बना होता है ता और रा से मिलकर, ज्ञा बना होता है जौ और या से मिलकर, और श्रा बना होता है शौ और रौ से मिलकर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इनको ढूंढना है, ये वर्ग हमें शब्दकोश में देखने हैं, तो इनके खाने में जाना पड़ेगा। तो जो पहला वर्ण है इसका, जैसे ज्ञा का जो, तो जो वाले खाने में जाना पड़ेगा। तो यानी इनका क्या है, स्वतंत्र कोई पृथक संग्रह नहीं मिलता है। अब इसके बाद जो अंतिम अक्षर होते हैं, जो अंतिम अक्षर हैं गौ, अणो, यो, डो, ढो, जो द्विगुण व्यंजन है, तो इनसे किसी शब्द का आरंभ नहीं होता है। यानी ये शब्द है ना माँ को छोड़कर, और जो अंतिम अक्षर हैं वर्गीय व्यंजन में, उनसे किसी क्या होता है, किसी शब्द का क्या होता है, आरंभ नहीं होता है। ये क्या है, स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते हैं, यानी इनसे कोई जो शब्द है वो प्रारंभ नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद वर्णमाला की बात करें तो कुल वर्णमाला में है हमारे 52 वर्ण, और इस प्रकार ये स्वरों का क्रम होता है अ, आ, ई, उ और री, फिर ए, ओ, औ और अंग, आ। तो ये री, अंग, आ को वैसे परंपरागत रूप से तो नहीं माना जाता है अंग, आ को, लेकिन री को इसमें फिर भी जोड़ दिया जाता है। तो अगर आपके पास आएगा कुल उच्चारण के आधार पर कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और लेखन के आधार पर क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, लेखन के आधार पर अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ण ये जुड़ जाते हैं, अयोगवा वर्ण क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसके बाद फिर व्यंजनों का क्रम स्टार्ट होता है, क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग इसमें आते हैं, और ये जो इनके अंतिम वर्ण होते हैं ये क्या कहलाते हैं, पंचमाक्षर, और इनको नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। और गौ, यो, ण और द्विगुण व्यंजन ढ, ढ, इनसे कोई भी वर्ड क्या होता है, कोई भी शब्द क्या होता है, प्रारंभ नहीं होता है। तो इनकी कुल संख्या कितनी है, 25 ये हो गए, और 2 द्विगुण व्यंजन हो गए, तो ये 27 हो गए। इसके बाद अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो या, रा, ला, वा क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन है। और उसम संघर्ष की बात करें तो शो, श, श क्या है, और ह, ये उसम या संघर्षी व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो अक्षा, तर, ज्ञा और स्रा क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये कुल कितने हो गए, 39 व्यंजन हो जाते हैं। ये कुल 39 व्यंजन इसमें हो जाते हैं, और 13 क्या हो जाते हैं, स्वर हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये कुल कितने हो जाते हैं, 52 वर्ण हो जाते हैं वर्णमाला में लेखन के आधार पर। तो ये था हमारा वर्णमाला का भाग 2, और जिसमें हमने अयोगवाह, व्यंजन वर्ण और उनसे संबंधित वर्णमाला से संबंधित जो अन्य चीज़ें हैं उनका वर्गीकरण है, तो उसके बारे में जाना। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।